नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीजेपी द्वारा मोदी सरकार के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रेस वार्ता की और मोदी सरकार के 11 वर्षों में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान दुर्ग सांसद विजय बघेल, ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, बीजेपी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सौसिक और महापौर अलका बागपार सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का गुणगान करते हुए बड़े से बड़े समाधान के बारे में बताया। यह प्रेस वार्ता आयोजित किया गया था। मोदी जी की सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रही है। एक तरफ गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से सबका जीवन संवारने का काम हुआ, तो वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तेजी आई। मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमा सुरक्षित हुई, तो वहीं आतंकवादियों को समूल नष्ट करने का काम किया गया। आज ये ताकत हिंदुस्तान में आया है। यह चहुमुखी विकास हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत का चहुमुखी विकास हुआ है। आज भारत हर तरफ से सुरक्षित है। भ्रष्टाचार को समाप्त किया गया है। आज सभी क्षेत्रों में भारत का विकास तेजी से हो रहा है। बहुत सम्मान के साथ आज विश्व में भारत का मान सम्मान स्थापित हुआ है। लगातार शराब को लेकर के नया लगभग विभाग खुलने वाले हैं। क्या सरकार शराब को लेकर के गंभीर नहीं है? क्योंकि बीजेपी की सरकार कांग्रेस सरकार में काफी बड़ा अभिवादन थी शराब बंदी के लिए, तो क्या बीजेपी सरकार शराब को देखिए, हम सभी क्षेत्रों के लिए पूरी संस्कृति के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आपने कहा कि आप ये बात उठाते थे, हम लोग इसलिए उठाते थे क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी कहाँ हुई? उन्होंने गंगा जल लेकर के झूठ बोला था। उन्होंने कहा था कि हम पिछले 2 साल का बोनस देंगे, उन्होंने नहीं दिया। तो उनकी घोषणा पत्र को वो अमल करे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में आए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को रोक करके रखा था, इसलिए हमने कहा कि और आवास हम पर आए। कोई संकल्प लेते हैं, हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करते हैं, उसको पूरा करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अपने जितने भी हमारा संकल्प है, मोदी की गारंटी है, हम उसको पूरा कर रहे हैं। 2024 में चिंतन शिविर का आयोजन हुआ था, उसके बाद 2.0 को लेकर के फिर क्लास ली गई थी मंत्रियों की। एक शासन को लेकर के बहुत सारी योजना की बात की गई थी, लेकिन भूपेश बघेल का कहना ये था कि अभी 2 बार जब क्लास होने के बाद भी अभी तक सरकार को नहीं है ही उनके पास। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास, कांग्रेस के नेताओं के पास न देश के लिए कोई विजन है, न प्रदेश के लिए। और कांकेर लोकसभा से सांसद भोजराज ठाकरे बीजापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आपको बता दें कि सरकार की उपलब्धियों को सरकार के सामने रखा और इसी के साथ साथ भोजराज ठाकरे मोदी सरकार की उपलब्धियों और बदलावों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। इसी के साथ ही साथ आयुष्मान भारत, जनधन योजना, उज्ज्वला और 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन जैसी योजनाओं को गरीबों के कल्याण के लिए क्रांतिकारी बताया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मोदी जी की गारंटी है, जो मोदी जी की वादा है, उसको 100% पूरा करने का काम किया जाएगा। अभी लगभग 80% हमारी सरकार ने वादा को पूरा किया। मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास पक्का मकान देने की जो बात कही थी, 18 लाख जो गरीबों को आवास केंद्र सरकार ने दिया था, पिछले सरकार ने उस आवास को रोकने का काम किया था। अभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद गांव-गांव में प्रधानमंत्री पक्का आवास बन रहे हैं। हमारी सरकार ने 3100 रुपये में किसानों के धान को खरीदने का वादा किया था, ये भी वादा पूरा किया जा रहा है। माता बहनों को 1,000 रुपया हर महीना महतारी वंदन के नाम से दिया जा रहा है। आने वाले समय में जो भी मांग है, शिकायत है, समस्या है, उसको हम 100% पूरा करेंगे। हमारी सरकार आने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे रेल मंत्री के नेतृत्व में जो रेलवे बजट है उसको 9 गुना बढ़ाया गया है।
और रेलवे के क्षेत्र में अभी जो रेल स्टेशन पर बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से एयरपोर्ट होता है उसी तर्ज में रेलवे स्टेशन को बनाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों ही 103 रेलवे स्टेशन का माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन भी किया। इस क्षेत्र में रेलवे लाइन भी बनेगा और भी तेजी से विकास होगा, गांव-गांव तक विकास की योजना पहुंचेगी। देखिए, बस्तर में औद्योगिकीकरण भी होगा, विकास भी होगा। आप सब जानते हैं कि बस्तर एक समस्याग्रस्त क्षेत्र था और हमारी सरकार आने के बाद बहुत ही तत्परता के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के बस्तर में शांति स्थापना हो, बस्तर में विकास हो, बस्तर के लोग शिक्षित हो, संपन्न हो और बस्तर के जितने भी यहाँ के संसाधन हो उसका दोहन करके बस्तर के क्षेत्र में इसका उपयोग हो, ऐसा हम सब प्रयास करें। निश्चित रूप से सरकार यहाँ के सिंचाई को लेकर के, यहाँ के मूलभूत समस्या को लेकर के, यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए, यहाँ के लोगों के विकास के लिए, यहाँ के किसानों को खेत में पानी पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे कि आने वाले के समय में बस्तर के विकास के लिए जो जो संभव हो उसको हम सब पूरा करेंगे। बस्तर का हरा सोना कहा जाने वाला तेंदुपत्ता, वो उसकी तोड़ाई उस तरीके। हमारी सरकार ने तेंदुपत्ता का रेट बढ़ाने का काम किया है। 550 रुपया सैकड़ा के हिसाब से हमारी सरकार 5500 रुपया मानक बोरा में तेंदुपत्ता को खरीदने का काम कर रही है। हमारी सरकार बोनस देने का भी काम कर रही है। समस्या जरूर आई होगी, लेकिन जहां जहां समस्या नहीं आई वहां पे अच्छा से तेंदुपत्ता तोड़ाई का काम हुआ है। ये जो प्राकृतिक सरकार ने स्थानीय भर्ती लागू किया था और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोग ठीक ढंग से रहें और बस्तर में शांति स्थापित हो। थोड़ा कोर्ट में मामला चल रहा है, आगे चल के हम कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि बस्तर के लोगों को न्याय जरूर मिले। इसमें कई रास्ते निकाले। बस्तर के सभी विधायक और दोनों सांसद बैठ करके बस्तर के संबंध में बहुत सारी चर्चा किए हैं। आगे भी हम बैठ करके बस्तर के हित में क्या अच्छा से अच्छा हो सकता है उस पर विचार करेंगे। निश्चित रूप से बस्तर के साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से बस्तर में शांति स्थापित नहीं होने के कारण, बस्तर में होने के कारण बस्तर का समुचित विकास नहीं हो पाया, बस्तर को उसका हक नहीं मिल पाया। वो बस्तर का हक मिलेगा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्र में हो। बहुत ही अच्छा ढंग से काम कर रही है। ये युक्तिकरण जो है वहां पे कहीं पे कम शिक्षक थे और ज्यादा बच्चे थे, और कहीं ज्यादा बच्चे थे और शिक्षक ज्यादा थे। इसको लेकर के हमारी सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है और निश्चित रूप से ऐसी कोई समस्या आता है उस पर सरकार विचार करेगी। और हमारी सरकार बहुत ही अच्छा ढंग से गांव, गरीब, किसान, महिला और नौजवान ऐसे हर वर्ग के लिए सोच करके योजनाएं बना रही है। आने वाला समय में कोई दिक्कत परेशानी आएगा उसको भी हम बैठ करके ठीक करेंगे। ऐसा नहीं हुआ है क्या? जो भी अच्छा से अच्छा हो सकेगा उसको हम करेंगे। शिक्षा के गुणवत्ता में कहीं भी प्रभाव ना पड़े, इस सोच करके हमारी सरकार ऐसी व्यवस्था बना रही है। आगे चल के किसी प्रकार का और समस्या आएगा उसको हमारी सरकार समाधान करेगी। देखिए, हमारी सरकार आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा प्रयास हुआ है। हमारी सरकार एकलव्य स्कूल के माध्यम से हमारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा डायरेक्ट वहां पे नियुक्तियां भी हो रही है। और वही कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए बाढ़ राहत के लिए प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की है। इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान कर ली जाए और इसके साथ ही साथ इन इलाकों को राहत शिविर एवं सामुदायिक रसोई के लिए स्थल का चयन कर लिया जाए। इसके साथ ही साथ बताते चले कि सरकारी और निजी स्तर पर नाव की उपलब्धता का भी आकलन करने और नाविकों को लाइफ जैकेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए और मोबाइल चिकित्सा यूनिट और चिकित्सा दलों को गठन करने के निर्देश दिए और इसके साथ ही साथ आपदा प्रबंधन के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और होमगार्ड्स की टीमों को तैनात करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग को बांधों और नदियों में जलस्तर की सतत निगरानी करने और लोगों को इसकी जानकारी देते रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष और नंबर को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर रजनी भगत को बनाया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल का उद्देश्य है कि बिलासपुर जिला बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो और प्रभावित लोगों को समय पर सहायता प्रदान की जाए।
और राजनांदगांव के थाना बोरतला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बागेरस कसा जंगल रास्ते में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना पर थाना बोरतला पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में मृतक की पहचान सूरज सेन के नाम से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सूरज की मौत किसी भारी वस्तु पत्थर से वार करके की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरी केस विवेचना के दौरान 8 जून को थाना बाग नदी क्षेत्र में ग्राम सीतागोटा और बोईटोला मार्ग पर पुल के नीचे फिर से 3 से 4 दिन पुरानी लाश मिली। सूचना पर पहुंची बागनदी पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच के दौरान मृतक की पहचान आलोक उर्फ मिंटू वर्मा के रूप में हुई है। दोनों मामलों की विवेचना के दौरान दोनों मृतकों का आपस में संबंध होने के चलते पुलिस मामले को और गंभीरता से ले रही है। रेती वाला जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, कल रात को मोहट जो वार्ड है नगर निगम राजनांदगांव का, उसमें रेत तस्करों के द्वारा गांव वालों के साथ मारपीट भी की गई और साथ ही साथ गोली चलाकर वहां से भागने की घटना सामने आई है। इसमें जितनी रिपोर्ट मिली है उसमें करीब 7-8 लोगों के द्वारा 2 गाड़ियों में वहां पर आना और साथ में जेसीबी लेके आना वहां पे पता लगा है और उसमें गांव वालों के रोकने पर उनसे मारपीट की गई और साथ ही साथ गोली चला के वहां भागने की भी उसमें रिपोर्ट आई है। इसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए वहां से सबसे पहले तो गांव वालों ने 2 आरोपियों को जो रोक के रखा था उन लोगों को वहां से सुरक्षा पूर्वक निकाला गया। फिर उसके बाद विधिवत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा जा रहा है। इसमें जो जेसीबी चालक भगवती निषाद था और साथ ही वहां का पार्षद संजय रजक, दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें घटना में प्रयुक्त जेसीबी और साथ जेसीबी के साथ में हाईवा गाड़ी को भी जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में मनिकपुरी समाज द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कबीर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और विभिन्न प्रस्तुतियां हुई, जहां बच्चों और महिलाओं ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इसके साथ ही साथ दीप प्रज्वलित कर कबीर की बातों को याद किया गया। समाज के लोगों ने संदेश दिया कि सब मिलजुल कर रहें और किसी से बैर न करें। इस कार्यक्रम में कबीर के जीवन का परिचय दिया गया और इसके साथ ही साथ बताया गया कि कबीर एकता का प्रतीक थे। उन्होंने सबको मिलजुल कर रहने की बात कही। इसके साथ ही साथ समाज के अध्यक्ष ने बताया है कि इस कार्यक्रम में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी लोग शामिल हुए। तो इसी के साथ साथ दूसरे दिन सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई। भव्य सभा यात्रा निकाली गई और समाज के अध्यक्ष ने बताया है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को एकजुट करना और कबीर की शिक्षाओं को याद करना है। कबीर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे हुआ है। सब महिलाएं आई हुई हैं। क्या संदेश देना चाहिए समाज को? सबसे पहले तो हमारे कबीर साहब के प्राकट्य दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को साहेब बंदगी साहेब। मैं ये अपनी तरफ से जानकारी देना चाहूंगी कि हमारा जो ये प्राकट्य दिवस है हम हर साल मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ और इस साल भी हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और इस प्राकट्य दिवस में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कल हरना बांधा कबीर कुटी से यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे तक एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं कलश यात्रा द्वारा यहाँ तक पद यात्रा करते हुए आई है। और आज हमारे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और चौका आरती का कार्यक्रम रखा गया है। संत महंतों का भजन भी है आयोजित किया गया है, जिसमें सभी हर्षोल्लास के साथ अपनी अपनी भागीदारी निभाते हैं। और मैं हमारे ये कबीर प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों से यही कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार मसीह कागज छुयो नहीं वाला कहावत तात्पर्य करते हैं हमारे कबीर साहब, वैसे ही हमारे समाज के लोग भी यही वाणी, भाषा और बोली वचन से हम सब एक साथ एकजुट यही काम करते हैं। धन्यवाद। मैं श्रीमती पद्मिनी मानिकपुरी, जिला अध्यक्ष और हरना बांधा कबीर कुटीर की कोषाध्यक्ष। जयंती के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था। जयंती के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था। किस तरह का कार्यक्रम था?
सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य दिवस के अवसर पर दुर्ग नगर मानिकपुरी पनिका समाज द्वारा 10 तारीख को शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें बृहद रूप से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। उसके बाद में भोजन भंडारा की भी व्यवस्था कल की गई थी। आज सुबह कबीर साहब के चलचित्र में माननीय पूर्व विधायक अरुण बोरा जी के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। उसके बाद में हमारे समाज के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके उपलक्ष्य में या उनके परिणाम स्वरूप उनको छोटा गिफ्ट के अवसर में उनको प्रोत्साहित किया गया। महिलाएं द्वारा कबीर भजन की गायन की जा रही है। उसके बाद में चौका आरती का कार्यक्रम अभी संपन्न होने को है और इसके बाद में 8 बजे से लेकर के आगमन तक के भोजन भंडारा का आयोजन किया गया है। लगभग कितने लोग आए हैं? क्या बाहर से भी आए हैं? बाहर से तो आए हैं, उनकी जानकारी नहीं है, मगर बाहर से भी आते हैं, परंतु यहाँ कम से कम 1000-1200 के उपस्थिति दर्ज है अभी। अच्छा, कबीर जयंती के उपलक्ष्य में संदेश को देना चाहे समाज के लोगों को तो दे सकते हैं। कबीर साहब ने जब काशी के लहरतरा में प्रकाश पुंज के माध्यम से जब प्रकट हुए, तो कबीर साहब ने इस संसार में जो चल रहा था मुगलों के समय में, उसको कबीर जयंती के उपलक्ष्य में उनके कार्यों को किस तरह से याद करें जो आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों को माननी चाहिए। कबीर साहब का प्रकट दिवस 628वां है और उसी के उपलक्ष्य में 10 तारीख को शोभा यात्रा कबीर कुटी हरना बांधा से कुशाभाऊ ठाकरे भवन तक आया है। उसमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष, आदिवासी नृत्य वगैरह, राउत नाचा और गाजे बाजे के साथ में शोभा यात्रा कल निकाला गया था और आज यहाँ पे आने के बाद में बच्चों का थोड़ा बहुत डांस वगैरह, सांस्कृतिक प्रोग्राम और अभी चौका आरती वगैरह होगा। उसके बाद रात में भोजन भंडारा। देखिए, आज के आधुनिक जीवन में कबीर जयंती के अवसर पर किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? हाँ, आज कबीर जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक के द्वारा मानिकपुरी पनिका समाज दुर्ग के द्वारा ये आम भंडारा रखा गया है, जिसमें खीर पूरी, पोहा का वितरण, शरबत, केला और ये सभी सामूहिक सहायता के द्वारा हमने आम जनता के लिए भंडारा का आयोजन किया गया। कितने लोगों के लिए रखा गया है? ये लगभग 1000-1200 लोगों के लिए रखा गया है। क्या हर वर्ष इसी तरह से आप लोग आयोजन? जी, हर वर्ष इस तरह से हमारा आयोजन होता है ताकि सामाजिक समरसता बने रहे। क्या आपके इस कार्यक्रम में समाज के लोगों ने भाग लिया है या समाज के बाहर के लोगों ने सहयोग किया है? नहीं, ये अभी जो भंडारा का आयोजन किया गया है और जो कुशाभाऊ ठाकरे भवन में जो कार्यक्रम किया जा रहा है चौका आरती का, वो पूरा सामाजिक तौर पे किया जा रहा है, समाज के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हाँ, मेरा नाम प्रफुल्ल मानिकपुरी, यहाँ क्या बोलते और भारत विकास परिषद दुर्ग इकाई द्वारा राष्ट्रहित में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आगामी शनिवार 14 जून को एक विशेष राष्ट्रवादी व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन रोमन पार्क दुर्ग में संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता, प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक एवं मीडिया विशेषज्ञ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ शामिल होंगे, जो वर्तमान में भारत के समक्ष चुनौतियों और समाधान एवं राष्ट्रवादी दृष्टिकोण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। और इस व्याख्यान का उद्देश्य भारत के सामाजिक, वैचारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवेश में उत्पन्न चुनौतियों पर मंथन कर समाधान प्रस्तुत करना है। ये कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में समाज की जागरूक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रेरणादायक प्रयास होगा। और वहीं भारत विकास परिषद का ये आयोजन समाज में वैचारिक स्पष्टता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र गौरव से जुड़ी भावनाओं को प्रबल करने के लिए एक सार्थक मंच प्रदान करेगा। और वहीं दुर्ग एवं आसपास के क्षेत्रों से शिक्षाविदों, पत्रकारों, समाज कार्यकर्ताओं और युवाओं एवं नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा की जा रही है। कार्यक्रम अध्यक्ष कोठारी ने कहा कि कार्यक्रम सभी नागरिकों के लिए खुला है और निःशुल्क है। आयोजन में समय पर उपस्थित होकर राष्ट्रहित के इस विमर्श का हिस्सा बने। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी मूल स्थापना जो हुई थी 1963 में हुई थी। उस समय जब 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, तो भारत में एक कहना चाहिए लोगों का मनोबल गिर गया था
उस मनोबल को बढ़ाने के लिए और ऐसी कोई भी समस्या आए तो इसको लोगों को जागरूक रखने के लिए ये संगठन का नींव रखी गई। तो उसके पीछे ये है कि भारतीय संस्कृति और भारत का जो दर्शन है वो लोगों के बीच में जाए विभिन्न कार्यक्रमों से। इसलिए हमने जो सूत्र रखे हैं वो सेवा के कार्य भी हम कर रहे हैं, समर्पण के भी कार्य कर रहे हैं, संस्कार के भी कार्य कर रहे हैं। तो संस्कार में क्या, अभी भारतीय संस्कृति में संस्कार के लिए अथाह विषय है, बहुत बड़ा विषय है। तो उस विषय में से हम लोगों ने कुछ चीजें चुनी है। जैसे हम एक भारत को जानो एक कार्यक्रम करते हैं जीके का, उसमें पूरे जितने भारत से रिलेटेड जितने विषय हैं, मतलब हमारी नदी है, हमारे पहाड़ या हमारे महापुरुष, वो शायद हम अपने बीच में कई जगह हमको नहीं मिलता देखने। वो बुक हमने एक हमारे राष्ट्रीय संगठन द्वारा बनाई गई है, उसमें सारा कुछ कवर अप किया गया है। उसके विषय में हम लोग कॉम्पिटिशन करवाते हैं। जो भारत में कार्य कर रही है, भारत में करीब करीब इसकी आज की डेट में 600-700 शाखाएं हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग कितनी शाखाएं? छत्तीसगढ़ में 12 शाखाएं अभी। मुख्य कार्य इसका क्या है? मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कार्य कर रही है? सामाजिक क्षेत्र के ही कार्य है, उसमें सेवा भी आ गया, संस्कार भी आ गया। इसलिए मैंने बताया ना कि संस्कार 14 जून को जो कार्यक्रम होने वाला है उसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है? उद्देश्य क्या है? देखिए, हम जो बहुत बड़े जो हमारे चिंतक जो बुला रहे हैं वो अपने क्षेत्र के माहिर हैं, उनका विषय जो है वो राष्ट्रीय चिंतन से रिलेटेड है। तो विषय कॉन्फ्रेंस रखी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, मेरे ख्याल सभी आप लोग उनसे परिचित हैं, तो वो 14 तारीख को उनका उद्बोधन है। तो हम चाहते कि आप लोगों के माध्यम से शहर की जनता ये जान जाए कि वो आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग उस उद्बोधन के समय वहां पर उपस्थित रह सके। हम और हमारे सारे जो पत्रकार साथी है उनसे भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि उस दिन 14 तारीख को वो भी वहां पर आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस उद्बोधन को अच्छे से कवर करें। इस उद्बोधन में मुख्यतः क्या देखने को मिलेगा, सुनने मिलेगा या राष्ट्रीय चिंतन जो? हाँ, इस उद्बोधन का जो हमारा विषय है वो है वर्तमान भारत की चुनौतियां और उनके समाधान, एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। ये विषय हमने रखा है कि भारत के अंदर क्या चुनौतियां हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है और वो समाधान भी अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन उस समाधान का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या है उस पर हमने फोकस किया है। ये संस्था कितने सालों से चलाई जा रही है और इसके पीछे जो भी आपने अप्लाई किया। और कोरबा में सीएम विष्णुदेव साय ने विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की आज हमारे प्रदेश की ऊर्जाधानी कोरबा की इस पावन भूमि में पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति का अनावरण समारोह, इस कन्वेंशन हॉल का लोकार्पण और 223 करोड़ के निर्माण कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री और कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री अरुण साव जी, आपके यहाँ के माटी पुत्र, कोरबा के विधायक और छत्तीसगढ़ के उद्योग वाणिज्य और श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, कटघोरा के विधायक श्री प्रेमचंद पटेल जी, छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष गोपाल मोदी जी, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष पवन कुमार सिंह जी, आदरणीय ननकीराम कंवर जी, गोपाल साहू जी, ज्योतिनंद दुबे जी, हितानंद अग्रवाल जी, योगेश लांबा जी, अशोक चावलानी जी और मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, यहाँ के आईजी, कमिश्नर, एसपी, कलेक्टर, सभी अधिकारीगण और आज के इस समारोह में उपस्थित सभी हमारे
जनप्रतिनिधिगण, सज्जनों, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और हमारे मीडिया के साथियों, सबसे पहले आज की इस अवसर में मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज 223 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं और साथ ही पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा का अनावरण भी किए हैं, इस कन्वेंशन हॉल का भी लोकार्पण किए हैं। मैं इस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जो ये 223 करोड़ के कामों का लोकार्पण भूमि पूजन किए हैं, इसमें 10 विभाग के काम हैं और 16 कामों का लोकार्पण हुआ है, 24 करोड़ 10 लाख रुपए का और 50 कामों का भूमि पूजन किए हैं, 199 करोड़ 77 लाख रुपए का भूमि पूजन किए हैं। इसमें 145 करोड़ सिर्फ कोरबा जिले में लोगों को आने जाने में सुविधा हो इसके लिए रोड निर्माण के लिए है और ये डीएमएफ की राशि से इसकी स्वीकृति हुई है। कोरबा के चारों विधानसभा क्षेत्र में जिले के लोगों को आने जाने में सुविधा हो, इसलिए रोड निर्माण का भूमि पूजन किए हैं 145 करोड़ का। इससे निश्चित रूप से कोरबा जिले को लाभ होगा और पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा का भी अनावरण किए हैं और उनके विषय में हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी विस्तार से बताए हैं। पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर ये इंदौर की महारानी थी और बहुत ही निष्पक्ष और न्यायप्रिय महारानी थी और आप सबने सुना कि बहुत कम उम्र में विधवा हो गई और वो उस समय सती प्रथा था तो सती होने को भी तैयार थी, लेकिन ससुर के मना करने पर उन्होंने अपना विचार बदला और करीब 3 दशकों तक बहुत ही निष्पक्ष और न्यायप्रिय उनका शासन चला। उन्होंने पूरे देश में जो बड़े बड़े हमारे मंदिर। तो आपसे रहे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।